हाँ जी, सभी लोगों को नमस्कार। आज बात करेंगे किसान आंदोलन की या किसान रैलियों की। खबर कुरुक्षेत्र की हो या खबर पंजाब की हो, हर जगह किसानों के विरोध प्रदर्शन की सारी की सारी खबरें आ रही हैं हमारे पास। अब जानते हैं कि क्यों किसान प्रदर्शन कर रहे हैं या किसान किन चीजों का विरोध कर रहे हैं। किसान आमतौर पर जो मुख्यतः जो किसान बड़ी बड़ी किसान यूनियन है या किसान संघ है, उनके द्वारा जारी किए गए बयानों के आधार पर किसान 3 सरकार के द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं। ये 3 अध्यादेश कौन कौन से हैं, ये सब तीनों के तीनों आपके सामने लिखे हैं। पहला है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश 2020। दूसरा अध्यादेश है फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020, मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020। तीसरा अध्यादेश है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश 2020। अब इन 3 अध्यादेशों में ऐसा क्या है कि सारे के सारे किसान एकजुट हो जाते हैं और इतना बड़ा प्रदर्शन करते हैं, समझते हैं इन अध्यादेशों की बारीकियां और समझते हैं कि सरकार अपना पक्ष क्या रख रही है, किसान क्या पक्ष रख रहे हैं और कहां पे ये सारी चीजें क्या हो रही है। देखिए, जब पैंडेमिक हो रहा था तो उस दौरान प्रधानमंत्री जी द्वारा एक बहुत बड़ा घोषणा की गई, बहुत ही बड़ी घोषणा की गई और इसी के साथ साथ मोदी सरकार के द्वारा किसानों की आय वर्ष 2020 तक दोगुनी करने का भी एक लक्ष्य रखा गया। उसी की प्राप्ति के लिए ये तीनों अध्यादेश जारी किए गए। देखो, ओवरऑल पहले मैं एक बेसिक सा आइडिया दे देता हूं, फिर अपन डीप में चलेंगे। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020 रिवॉल्व होगा, यह डिस्प्यूट जो यहां पे बन रहा है वो बन रहा है एपीएमसी पर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, कृषि उत्पादन बाजार समिति, जो इसको बेसिकली आम भाषा में मंडी कहें, उसकी परिभाषा पर। इसमें 3 चीजें हैं। एक तो यहां व्यापार क्षेत्र की परिभाषा दी गई है, सेक्शन 2M। सेक्शन 2N में व्यापारी की परिभाषा दी गई है। सेक्शन 6 में मार्केट फीस की परिभाषा दी गई है, या मार्केट फीस में क्या होगा, चेंज जो होगा उसके बारे में वर्णन किया गया है। सेक्शन 8 में बात की गई है किस तरीके से डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होगा। दूसरा अमेंडमेंट फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस, ये बात कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। बात कर रहा है कि भाई जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये किस तरीके से किसानों के साथ एक एग्रीमेंट करके, प्योर एग्रीमेंट करके बता दें कि भाई इस सेज, इस साहिब का हम ये आपसे उत्पाद खरीदेंगे और इस रेट पे खरीदेंगे, आप उत्पादन कीजिए, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। तीसरा है एसेंशियल कमोडिटीज ऑर्डिनेंस 2020, जमाखोरी को मिटाने के लिए कुछ आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी पर जो लिमिट तय की जाती थी, जो तय किया जाता था कि कितनी तय होगी कि भाई कितना स्टॉक में रख सकते हो, तिलहन हुए, दलहन हुए, खाद्यान्न हुए, फूड हुए, जितने भी सीरियल्स हुई, पल्सेस हुई, ये कितना कोई स्टॉक में रख सकता है, कितना नहीं रख सकता, उसके मामले में ये अमेंडमेंट है। अब जानते हैं इनकी डिटेल से जानकारी। सबसे पहले देखते हैं फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020, सेक्शन 2M। सेक्शन 2M में बात करी गई है व्यापार क्षेत्र की, ट्रेड एरिया की, और इसमें व्यापार क्षेत्र परिभाषित किया गया है कोई भी क्षेत्र जहां एक व्यापारी हो। अब यह क्षेत्र कहीं भी हो सकता है, ऑल ओवर इंडिया। यहां पे एक बेसिक थीम है गवर्नमेंट की, 1 नेशन 1 मार्केट वाली, जो हर जगह स्कीम चल रही है वो वाली स्कीम है। अब दिक्कत क्या है, देखो, जमींदार और लैंडलॉर्ड सिस्टम भारत के अंदर पहले से प्रचलन में था, तो ऐसे में व्यापारियों को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट जो होता है कि उनके पास पैसा होता है, तो ऐसे में वो किसी वस्तु को बहुत ज्यादा खरीद लें या किसी वस्तु को भाई खरीदे ही ना तो दाम कम हो जाए। तो डिमांड एंड सप्लाई को मेंटेन करने के लिए एक एक्ट पास हुआ जिसे कहा गया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केट कमिटी एक्ट। अब इसमें यह तय किया गया कि एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट बनेगा, एक मार्केट कमिटी बनेगी, सभी गांवों में 200-300 गांवों को मिलाकर एक मंडी जिसे बोलते हैं वो स्थापित की जाएगी।
और इस मंडी में वहां पे काम करेंगे आड़तिये, व्यापारी काम करेंगे, जिनको लाइसेंस लेना पड़ेगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के द्वारा। लाइसेंस से वो वहां व्यापार करेंगे, वहां किसानों से सामान खरीदेंगे, और ये सामान खरीदने के बाद जो कमर्शियल कंपनीज हैं जिनको खाद्यान्नों की, तिलहनों की जरूरत पड़ती है, वो इन बिचौलियों से लेंगे। किनसे लेंगे? ये जो बिचौलिए हैं, देखो सिस्टम क्या था, फिर से मैं आपको बता दूं, एक तरफ किसान होता है, किसान ले जाता है अपना सामान मंडी के अंदर, और मंडी वाला बेसिकली कमर्शियल जो कंपनीज होती है उनको जरूरत होती है, वहां काम करता है। तो यहां आते हैं बिचौलिए। क्या आते हैं? बिचौलिए। बेसिकली एक ब्रोकर टाइप में समझो, यहां पे जैसे शेयर मार्केट में ब्रोकर होते हैं, वैसे ही यहां पे एक मिडिल मैन होता है। ठीक है, तो ये सिस्टम हमारे बहुत पहले से चलता हुआ है, अंग्रेजों के समय से ही ये स्थापित था। अच्छा, यहां क्या हुआ, ये जो बिचौलिए होते हैं, यहां जो ये मिडिल मैन होते हैं, इनसे किसान बहुत अच्छे टर्म्स में होता है। टर्म्स में होता है कि किसान बेसिकली लोन ज्यादा बैंकों से लेता नहीं है, इन बिचौलियों से पैसा भी ले आता है, और जब उत्पादन होता है तो इन्हीं को बेच देता है, फिर इनसे ले लेता है। सिंपल सा एक ऐसा सा एक इनफॉर्मल वे में एक ये यहां पे काम चलता रहता है। अभी क्या किया गया, सेक्शन 2M में कार्य क्षेत्र की परिभाषा की गई कि व्यापार क्षेत्र क्या होगा। उस व्यापार क्षेत्र से बाहर रखा गया एपीएमसी को, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी को। मतलब अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी थी जो पहले 200-300 गांवों को इंक्लूड करती थी, अब उसके फिजिकल बाउंड्री के भीतर वो कंस्ट्रेंट हो गई। अब समस्या यह आई कि बाहर भाई प्राइवेट प्लेयर्स होंगे, बाहर कंपनियां होंगी, वो खरीदेंगी। तो इसी को परिभाषित किया इन्होंने ट्रेडर में, व्यापारी की परिभाषा दी सेक्शन 2N में। इन्होंने व्यापारी कहा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसके पास पैन कार्ड हो वह कृषि का उत्पाद खरीद सकता है। ऐसे में बाहर बहुत सारे व्यापारी हो गए। ये बिचौलिए जिनको आड़तिये बोलते हैं, ये मंडी में हैं, लेकिन मंडी को क्योंकि डेफिनेशन से बाहर रख दिया, तो बाहर और प्राइवेट प्लेयर्स वहां पे हो गए, निजी व्यापारी हो गए, जो बड़े व्यापार घराने हो गए, ये हो गए, ये वहां पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को खरीद सकते हैं। अब इससे समस्या क्या आ रही है, समस्या को भी समझेंगे। सेक्शन 6 और देख लेते हैं। सेक्शन 6 में बात की गई है मार्केट फीस की। भैया एपीएमसी में क्या होता है, जब मंडी में जब सामान आता है तो वहां पे मंडी की फीस लगती है, रूरल डेवलपमेंट के नाम पे कुछ चार्ज लिया जाता है, और आड़तिया भी 2.5 से 3% वहां चार्ज करता है, तो लगभग 8.5 से 9% एडिशनल चार्ज होता है। इसमें क्या किया गया, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस में क्या किया, सेक्शन 6 के तहत मार्केट फीस नील कर दी गई कि भैया मार्केट फीस नहीं होगी। अब आप कहोगे सर ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मार्केट फीस नहीं होगी। नहीं, किसानों के नजरिए से सोचिए या आड़तियों के नजरिए से सोचिए, जब मार्केट फीस नहीं होगी तो ऐसे में एपीएमसी में, उस मंडी में तो लगनी है मार्केट फीस। एपीएमसी में मंडी का जो सामान होगा, मंडी में जो बिकने वाला सामान होगा, उस पर तो चार्ज होगा, मतलब वो महंगा होगा, बाहर वाला सस्ता होगा। ऐसे में बाहर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके पास एक अनड्यू एडवांटेज आ जाएगा कि भैया हम तो आपसे ज्यादा में खरीद रहे हैं, या बाहर कॉमर्शियल यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन को बेच रहे हैं, हम सस्ते में बेच रहे हैं क्योंकि उनके फीस नहीं लगी। तो वहां एक अनड्यू एडवांटेज हो गया। जो बिचौलिया, जो यहां पे आड़तियों ने जो एक सिस्टम बना रखा था, वो सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो मुख्यतः पंजाब और हरियाणा में आड़तियों की भी संख्या काफी है, और किसान भी बहुत समृद्ध हैं, किसान भी बड़े किसान हैं, तो ये सारे मिलकर यहां इसका विरोध कर रहे हैं। सेक्शन 8 इसमें दिया गया है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। इसमें यह कहा गया है कि कोई भी कॉमर्शियल जो एजेंट है, व्यापारी है, एवं किसान के बीच में यदि कोई डिस्प्यूट होता है, ऐसे में वो एसडीएम के पास एक रिक्वेस्ट डालेंगे फॉर कंसिलिएशन बोर्ड, और एसडीएम नियुक्त करेगा एक कंसिलिएशन बोर्ड, और वो उसमें डिसीजन देगा। मतलब यहां सिविल कोर्ट में जाने की, सीधे जाने की यहां कोई अनुमति नहीं दी गई। किसानों को इस बात पे भी दिक्कत है। अब आप कहोगे सर इसमें थोड़ा थोड़ा हमें तो ठीक लग रहा है, ट्रेड एरिया, इससे तो भैया खुल जाएंगे सब लोग, कंपिटेंसी होगी, कंपिटेंस होगा, तो भैया जो ज्यादा दाम देगा उसको बेचेंगे। नहीं, इसमें क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा बड़े प्लेयर, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं टेलीकॉम का। टेलीकॉम में आज रिलायंस एक बड़ा प्लेयर बन के आया है, वोडाफोन आइडिया जब से एक आया तब से बड़ा प्लेयर हो गया। तो मार्केट अब इनके हिसाब से चलेगा, मार्केट में रेट अब इस हिसाब से तय होंगी, ना कि डिमांड एंड सप्लाई से।
अब यही डर है किसान संघ यूनियन को, यही डर है आड़तियों को कि भैया जब वो यूनियन बन जाएगी तो वो दाम को वो तय कर देंगे, और जो अब तक एमएसपी तय की जाती थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसको सरकार वापस कर देगी। अब ये डर कहां से आया? वर्ष 2014 में जस्टिस शांता कुमार कमेटी, हाई लेवल कमेटी ऑन रिस्ट्रक्चर ऑफ एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाई गई। 2015 में इस समिति की रिपोर्ट आती है, और इस समिति की रिपोर्ट में यह था कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को जो प्रोक्योरमेंट है हरियाणा, यूपी, पंजाब, उड़ीसा जैसे राज्यों में राज्यों को दे देना चाहिए ताकि उनकी कॉस्ट घट जाए। दूसरा, यहां बात की गई है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट यहां पे करे, सिंपली कंट्रोल करे, स्टेट गवर्नमेंट यहां पे रहे। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को यह डर है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है इससे बाहर कर दिया जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हटा दिया जाएगा, क्योंकि जब इतना प्राइवेटाइजेशन होगा कि भैया व्यापार भी कोई भी कर सकता है, कोई भी खरीद सकता है, कोई भी बेच सकता है, कहीं भी बेच सकता है, और डिस्प्यूट मैकेनिज्म सिविल कोर्ट का तो होगा नहीं, कंसिलिएशन बोर्ड का होगा जो एसडीएम के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, मार्केट फीस होगी नहीं। तो ऐसे में ओवर मार्केटाइजेशन जब होगा, मार्केट में जब इतने सारे प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, तो ऑटोमेटिकली ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो सरकार द्वारा हटा दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने अपना स्पष्ट पक्ष रखते हुए ये कहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं हटाया जाएगा। भैया अगला जो ऑर्डिनेंस था वो था फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म ऑर्डिनेंस। बेसिकली इसमें बात करी गई है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। अभी से पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलाउड नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझाता हूं। लेज है, पेप्सिको है, ये कुछ किसानों को पैसे दे देते हैं और ये बता देते हैं कि भैया हमें इस साइज के आलू चाहिए और इस क्वालिटी के चाहिए, हम इस दाम पे तय करेंगे, इस दाम पे खरीदेंगे। तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो अंग्रेज भी करवाया करते थे नील की खेती के लिए। वैसा ही कुछ रूप होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। अब इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलाउ नहीं थी भारत में। इस अध्यादेश के द्वारा ये कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है सरकार के द्वारा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करिए। सरकार का पक्ष यह है कि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो भैया किसानों को ज्यादा पैसा मिलेगा, अच्छी क्वालिटी पर भी बेहतर पैसा मिलेगा। लेकिन डर इस बात का है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगी तो उस हिसाब से रेटें तय होंगी और यहां पे एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फार्मर्स होगा कि किसान का जो उत्पादन है उसमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा उसके उत्पादन को कि भैया आलू का आपका साइज 1 mm से कम है, हम नहीं खरीदने वाले। तो ऐसे में वो क्या करेगा, ये बड़ी समस्या है। किसान पक्षकार ये भी कह रहे हैं कि भैया मिनिमम सपोर्ट प्राइस में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होनी चाहिए। बढ़ोतरी अर्थात जो 2010 में जिस रेट पे करीबन चना बिक रहा था या धान बिक रहा था और 2020 में जिस एमएसपी पे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिक रहा है उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं है। वैसे महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, चीजों के दाम बहुत बढ़ चुके हैं, लेकिन धान या तिलहन या इन चीजों के दाम इतने नहीं बढ़े हैं। सरकार को ये भी बढ़ाने चाहिए, एक उनकी मांग ये है। तीसरा अध्यादेश है एसेंशियल कमोडिटीज ऑर्डिनेंस। यहां बात करी गई है आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश में। देखो इस अध्यादेश, ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के अंडर ये ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट किया जा रहा है। ये बेसिकली क्या है, इसमें जमाखोरी को रोकने के लिए कि कुछ चंद लोग बहुत सारा मार्केट का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फूड प्रोडक्ट्स, दालें, तिलहने ये इकट्ठा ना कर लें, बाद में फिर वो कालाबाजारी करे। तो इस कालाबाजारी को और जमाखोरी को रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आया, आवश्यक वस्तु अधिनियम आया, जिसके तहत यह तय किया गया कि ये वस्तुएं हैं, इनका आप एक लिमिट से ऊपर इनको आप स्टॉक में नहीं रख सकते। अभी सरकार ने तिलहन, दलहन, खाद्यान्नों को एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से बाहर कर दिया गया है कि इनको आप चाहे जितना, जो व्यापारी जितना चाहे उतना स्टॉक में रख सकता है। तो यहां पे फिर से एक और मंशा हो जाती है कि भैया इससे जमाखोरी और कालाबाजारी जैसे यूरिया में होती आई है वैसे ही यहां खाद्यान्न और तिलहनों में आएगी। जब बेचने का समय आएगा तब सस्ते में खरीदेंगे, खरीदने का समय आएगा तब ये व्यापारी सस्ते में खरीदेंगे, जब बेचने का समय आएगा तब महंगे में। पहले ये जांच कर ली जाती थी कि भैया सबको अलाउ नहीं था, स्टॉक आप इतना नहीं कर सकते हो, तो यहां पे ये अलाउ कर दिया गया। तो इस तरीके से ये 3 अध्यादेशों के मुद्दे हैं जो किसानों को परेशान कर रहे हैं। इसके अलावा किसानों की मांग है कि एमएसपी का फॉर्मूला चेंज करना चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य का फॉर्मूला चेंज करना चाहिए और इन अध्यादेशों की वापसी भी होनी चाहिए। इसी का विरोध हर किसान समर्थित पार्टी भी कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आपको उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि कैबिनेट की हरसिमरत कौर बादल
जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर भी थी, उन्होंने भी इसी संदर्भ में इस्तीफा भी दे दिया। अब यहां पे सरकार के अपने पक्ष है, वो मैंने आपको बता दिए, किसान के अपने पक्ष है, वो मैंने आपको बता दिए। और कहीं ना कहीं ये समस्या, यदि हम कंक्लूड करें कि भैया इसमें असल में समस्या क्या है, असल में समस्या है एपीएमसी एक्ट में बहुत ही मूलचूल बदलावों के कारण। उन बदलावों को सरकार ये कह रही है कि ये कृषि सुधार है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म है, ये ऐतिहासिक पल है, लेकिन किसान इस पे तैयार नहीं है। किसानों को जब तक एक तय चीजें नहीं बताई जाएंगी कि भैया एपीएमसी एक्ट में ये होगा और प्राइवेट प्लेयर्स को कहीं ना कहीं हम अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि निजीकरण का यहां पे कहीं ना कहीं विरोध दिखने को मिल रहा है। और वो सही भी कहीं ना कहीं, आज यदि देखें टेलीकॉम सेक्टर को देखें या आज बाकी के क्षेत्रों को देखें, उनको देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं ओवर कैपिटलाइजेशन, ज्यादा जो कैपिटलिज्म भी खतरनाक हो सकता है, अमीर और गरीब के फासले को बढ़ा सकता है। दूसरी तरफ सरकार का पक्ष भी कहीं ये देखने को मिल रहा है कि भैया मार्केट फीस कम कर रहे हैं हम, जो आप पे जो फीस वगैरह लग रही थी, ताकि कंपिटिटिव हो। लेकिन कंपिटिटिव हो उसके लिए तरीके और भी सरकार अपना सकती है, और इसके अलावा सरकार किसानों को बिठाकर सुन भी सकती है, लाठीचार्ज के अलावा। और यहां तक मैंने आपको सारी की सारी चीजें बताई कि भैया इनमें क्या है, किसानों का पक्ष क्या है। आपको जो भी लगे कि सर इसमें ये बात है, इसमें ये बात है, आप ओपन हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सभी के कमेंट ले लूंगा। ठीक है जी, मिलते हैं अगली बार एक और नए टॉपिक के साथ और बहुत सारी खबरों के साथ। धन्यवाद।